बढ़िया भाई। तो दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपको। विश यू वेरी हैप्पी हैप्पी दीपावली। आपकी जिंदगी में बहुत सारा कलर आए। वही ना बात, वही ना बात। इसका मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है। एग्जाम में यही मिस्टेक होती है, अपन अंदर से सोच रहे हैं कि मैं दिवाली के बारे में लिख रहा हूँ, लेकिन आंसर राइट करते हैं होली वाला। यही होता है एग्जाम में, अपन अंदर से सोच रहे हैं मैं सही पढ़ रहा हूँ, लेकिन उस टाइम नहीं याद आता। उस टाइम होली दिवाली एक ही दिखती है। ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। तो दिवाली में क्या होते हैं? पटाखे। फुलझड़िया है ना। चलो इधर इधर आ जाओ, देखिए प्लेसेंटा। हाँ जी। ऑनलाइन वाला तुम्हें भी हैप्पी दीपावली। तुम घर बैठ के आराम से मना रहे हो, ये बेचारे देखो कितने दूर बैठे हैं घर से, है ना। घर से कितने दूर बैठे हैं, वो दूर है उनको पता है। जो आराम से घर में बैठ रहे हैं, मम्मी को बोल रहे हैं मम्मी आज ये खाने का मन है, उनके लिए दीपावली और सेम डे एक जैसा ही होता है। भाई आपको याद आएगी ना दीपावली की तो ज्यादा। चलो प्लेसेंटा के बारे में कौन बताएगा? मैं क्यों बताऊं, तुम लोग छुट्टी पे जा रहे हो और मैं बताऊं? मैं प्लेसेंटा के बारे में पूछ रहा हूँ, दीपावली के बारे में नहीं। बताओ देखें। किससे पूछूं ताकि मेरे को काफी चीजें मेरे को प्लेसेंटा के बारे में पता चल जाए। मैं किससे पूछूं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो बता सकते हैं, बट जानबूझ के नीचे देख रखा उन्होंने। वो चाह रहे हम नहीं बताएंगे। खैर हम क्यों बताएं। इंसान बताएगा प्लेसेंटा के बारे में? कौन बताएगा देखो। पूछने तो मैं लड़कों से, मन है वो लड़के बहुत पीछे बैठे। सर आप खड़े हो जाओ। हाँ आपका नंबर सेकंड आएगा। मुझे पता है जो बता सकते हैं उनसे क्यों पूछूंगा। हाँ पुष्पा के पीछे। आप खड़े हो जाओ। हाँ कहाँ नींद में खाओ। कौन सी दिवाली को याद कर रहे हो भाई तुम? हैं? कहाँ थे? कहाँ थे तुम? कहाँ थे? बताओ प्लेसेंटा। चुप है। अच्छा बहुत बढ़िया, ये डेसिडुएट ऑर्गन सही बता रहे हैं। और कुछ समझ नहीं आया मुझे। ब्लड सप्लाई करता है किसको? फीटस को। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। अच्छा ये तो सबको पता है, नर्सिंग जिसने नहीं कर रखी पांचवी पास उसको पता है। इसके अलावा कुछ बताओ ना। तो भाई प्लेसेंटा के थ्रू ही तो ब्लड देता है, वही जिंदा रखता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बस। ठीक है, ठीक है वो भी अच्छी बात है। और कुछ कुछ खास चीज बताओ, कुछ ऐसा जो चीज सबको पता है वो एग्जाम में क्यों आएगा। कुछ और बताओ। स्टार्ट करो साइड शेप से, फिर थोड़ा आगे जाओ पार्ट के बारे में, फिर थोड़ा आगे जाओ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में, फिर वेट के बारे में, फिर कुछ एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में। ऐसे कुछ बताना स्टार्ट करो थोड़ा बहुत जो याद है। पढ़ा था बीएससी नर्सिंग करा था प्लेसेंटा? नहीं पढ़ा था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लेसेंटा। तुमने चित्र बना के आगे लिख दिए प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में लाइनें लिख दी घी तेल शक्कर गुड़ सब मदर जो खाती है बेबी को मिल जाता है ना? ऐसे लिख दिया होगा, हो गया काम। 5 में से 3 नंबर दे दिए, पास हो गए हम लोग। ऐसे ही तो था। वो होगा नहीं, अब खड़े रहो। आप बताओ देखें क्या जानते हो प्लेसेंटा के बारे में। डिस्क शेप होता है। डिस्क का मतलब चुप रहो। डिस्क का मतलब क्या होता है? मतलब अब बोल तो दिया डिस्क शेप। सेंटर से थिक होता है, पेरिफेरी से थिन होता है। सेंटर से थिक, पेरिफेरी से थिन। सेंटर से 3 सेंटीमीटर थिक होता है, पेरिफेरी से 2 सेंटीमीटर ही थिक होता है। तो मतलब ज्यादा सेंटर से हुआ, इसलिए हम इसको बोल देते हैं डिस्क शेप। और हाँ गलत। और कोई? अच्छी बात है, ये सबको पता है। और कुछ? हम्म। हाँ बढ़िया बात है। आईजीजी एंटीबॉडी फीटस को वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, बहुत बढ़िया, ये अच्छा बताया। और कोई? प्लेसेंटा का वजन कितना होता है टर्म प्रेगनेंसी में? अगर जिस 40 वीक की प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? फीटस के वेट का कितना परसेंटेज होता है? टर्म प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वेट होता है 500 ग्राम। और ऐसा मानते हैं कि फीटस का वेट होता है 3 किलो। तो 500 को 3 से अगर परसेंटेज निकालें तो 67 16.66 या 1:6 रेशियो निकाले तो 1:6 रेशियो होता है। और कुछ? प्लेसेंटा की दो सरफेस होती है। प्लेसेंटा दो चीजों से मिलकर बनता है, कुछ पार्ट मेटरनल पार्ट, कुछ फीटस पार्ट। 20% ही मेटरनल पार्ट होता है, 80% फीटस पार्ट होता है प्लेसेंटा में। जो फीटस पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोरियोन फ्रेंडोसम। क्या बोलते हैं? और जो मेटरनल पार्ट होता है वो मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। मेटरनल पार्ट किससे बनता है प्लेसेंटा का? डेसिडुआ की एक लेयर बताई थी जहां प्लेसेंटा चिपकता है। कॉम्पैक्ट के 3 लेयर बताई थी, उसमें एक लेयर कॉम्पैक्ट के 3 पार्ट बताए थे। कॉम्पैक्ट के 3 पार्ट बताए थे, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पैराइटलिस और एक डेसिडुआ बेसिलस। अरे बताया था ना जहां चिपकता है। तो वो जिसके नीचे चिपकता है वो लेयर का नाम बेसल, बेस पार्ट, डेसिडुआ बेसिलस। तो 20% प्लेसेंटा का पार्ट होता है वो डेसिडुआ बेसिलस से बनके बनता है, 80% कोरियोन फ्रेंडोसम से मिलकर बनता है। समझ में आ गई ये बात? और कुछ खास? चलो बैठो भाई। बहुत बढ़िया, आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए, थोड़ा बहुत तो पढ़ के आ जाते। हाँ आप अपनी मर्जी से कौन बताना चाहेगा प्लेसेंटा के बारे में? काफी सारी चीजें चाहिए, एक से काम नहीं होगा। एनीवन प्लीज। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो मिल जाने चाहिए हमें, तब तो मामला बने। पढ़ाने से पहले कुछ चीजें क्लियर हो जाए तो ठीक रहता है। हाँ कोई बताना चाहेगा? लड़कों से तो पूछे, लड़कियों में से कोई एक परसेंटेज बता दो भाई। 3 क्वेश्चन लड़कों से पूछे, एक लड़कियों से पूछ लेते हैं। 3 क्वेश्चन लड़कों से पूछते हैं, एक लड़कियों से पूछते हैं, परसेंटेज रेशियो कितना हुआ? ये भी मैथ का सवाल है। कितना परसेंटेज हुआ? परसेंटेज पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन लड़की से पूछा, 3 क्वेश्चन लड़कों से पूछे, तो बताइए कितना परसेंटेज तो लड़कियों से पूछा और कितना परसेंटेज लड़कों से पूछा? ये मैथ का क्वेश्चन है, यही नॉलेज आता है। हैं? अरे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे?
4 में एक हिस्सा लड़की होगा, 3 हिस्से लड़कों के, तो 25% लड़की 75% लड़के, दोनों को मिलाकर टोटल उनमें से डिवाइड कर लो। इतना सिंपल है। तो क्वेश्चन आते हैं मैथ में, और तुम क्या सोच रहे हो? 9 सेट में जो मैथ आती है वो 8th क्लास की आती है, सिर्फ ओनली 8th क्लास की। फिर भी तुम गलत करके आते हो क्योंकि 8th क्लास वाली हम छोड़ चुके हैं। क्या सर 8th भी छोड़ दी? तो देखो प्लेसेंटा के 3 फीचर्स है। पहला, ऐसा मानते हैं कि प्लेसेंटा डेसिडुएट ऑर्गन है। कैसा है? क्या मतलब होता है डेसिडुएट का? ऐसा कोई भी ऑर्गन जो परमानेंट लाइफ टाइम बॉडी में नहीं होता, मतलब सेट आउट हो जाता है, वो डेसिडुएट कहलाता है। तो प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन कौन सी एंडोक्राइन? रिकरेंट, टेम्परेरी या परमानेंट? रिकरेंट, टेम्परेरी या परमानेंट? रिकरेंट, टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट तो नहीं है। परमानेंट होता तो हमारे में भी प्लेसेंटा होता। टेम्परेरी भी नहीं है। टेम्परेरी होती तो कुछ टाइम तक हमारे में भी होता। तो प्लेसेंटा इज ए रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज रिकरेंट? किसी पर्सन की बॉडी में कभी तो होगा और कभी होगा ही नहीं, पर्सन सेम है। तो जब वो प्रेग्नेंट है तब होगा, जब वो नहीं है तो नहीं होगा। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? थाइमस, स्टर्नम के पास होती है थाइमस। जब तक कोई भी पर्सन चाहे मेल या फीमेल प्यूबर्टी तक नहीं आता तब तक तो रहती है एक्टिव। जो ही वो प्यूबर्टी में आ जाता है उसके बाद हो जाती है एट्रोफी। वो थाइमस ग्लैंड है, वो टेम्परेरी है। कॉर्पस लुटियम और प्लेसेंटा इज रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कॉर्पस लुटियम रिकरेंट क्यों है? फीमेल प्रेग्नेंट हुई, जैसे ये एलएमपी का फर्स्ट डे है, अब यहां से प्रेगनेंसी काउंट करते हैं। प्लेसेंटा पूरा कंप्लीट हो जाता है 12 वीक पे बनके। कब तक कंप्लीट हो जाता है? 12 वीक पे बनता है, मतलब 3 महीने में प्लेसेंटा बन जाता है। बनना शुरू कब होता है? 6 वीक में। 0 से 6 वीक तक या 0 से 12 वीक तक हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है? 0 से कॉर्पस लुटियम। कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करके? प्रोजेस्टेरोन एंड एससीजी, प्रोजेस्टेरोन मेनली। तो 0 से लेके 12 वीक तक प्लेसेंटा कब कंप्लीट होता है? 12 वीक पे। तो 12 से पहले प्लेसेंटा मैच्योर नहीं है। मैच्योर नहीं है तो प्रेगनेंसी को कौन कंटिन्यू करता है? कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम भी क्या है? रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो क्वेश्चन आ जाए कल के दिन कि कॉर्पस लुटियम अपने पीक पे कब रहता है? 6 और 12 के बीच वाला कर दो, 8 वीक पे कब रहता है? तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कॉर्पस लुटियम पीक पे कब रहता है? 8 वीक पे। ये भी बात याद रहेगी आपको। तो डेसिडुएट का मतलब क्या हुआ? सेट आउट होने वाला ऑर्गन, परमानेंट नहीं होता। प्लेसेंटा एक रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। चलो ये भी समझ में आ गया। एक फीचर तो ये हो गया। दूसरा फीचर ये है कि प्लेसेंटा, क्या लिखूं? क्या लिखूं? वाह, होमोकोरियन ऑर्गन है। व्हाट इज होमोकोरियन? ऐसा कोई भी ऑर्गन जो मैटरनल मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है वो होमोकोरियन कहलाता है। हीमो मतलब ब्लड, होमो या हीमो। हीमो मतलब ब्लड, कोरियन मतलब लेयर होती है, आउटर लेयर है। तो जब प्लेसेंटा फीटस मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि जो यूटेराइन आर्टरी होती है वो स्पाइरल आर्टरी के थ्रू अपना सारा सीक्रेशन कहां छोड़ती है? प्लेसेंटा में। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे छोड़ती है। तो दूसरा फीचर से प्लेसेंटा इज ए हीमोकोरियनिक ऑर्गन। तीसरा, डिस्कॉइड। कैसा होता है? क्वेश्चन तीनों आ रखे हैं। क्वेश्चन कैसे आ रखा है? प्लेसेंटा इज ए होमोकोरियनिक, प्लेसेंटा इज ए डिस्कॉइड एंड प्लेसेंटा इज ए डेसिडुएट। इसका सही अरेंजमेंट करो। ऑप्शन ए पूरा सेट कर दिया क्वेश्चंस, उसने उल्टे नीचे सीधे लिख दिया, लेकिन आंसर पूरा दे दिया उसने, लेकिन उसने क्या कर दिया? उल्टा सीधा दे दिया। क्वेश्चन में कैसे डराएगा आपको, कैसे धमकाएगा? डिस्कॉइड बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट विद मैटरनल ब्लड। क्या ये बात सही है? डिस्कॉइड का मतलब है डिस्क शेप का। तो डिस्कॉइड का मीनिंग क्या होता है? बिकॉज ऑफ डिस्क शेप, बिकॉज ऑफ। एक ऐसा क्वेश्चन भी था जिसमें पूछा प्लेसेंटा इज ए होमोकोरियन बिकॉज ऑफ दिस सेट आउट आफ्टर प्रेगनेंसी। नो, इसका मीनिंग ये है, मतलब मैच करना था, चीजों को मैच करके लिखना था। तो परमानेंट नहीं है इसलिए डेसिडुएट है, डिस्क शेप का है इसलिए डिस्कॉइड है, होमोकोरियनिक है मतलब मैटरनल कांटेक्ट में आ रहा है डायरेक्ट। तीन बातें पता चल गई? ठीक है सर, ये लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। प्लेसेंटा 6 वीक पे बनना शुरू होता है, 12 वीक तक बन जाता है, ये भी ठीक है। प्लेसेंटा बनते 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 जब मैच्योर होता है 40 वीक पे, तब इसका वेट हो जाता है लगभग 500 ग्राम। कितना? और ऐसा बोलते हैं कि 40 वीक का फीटस लगभग 3 किलो का होता है। कितने किलो का होता है? 3 किलो। 500 को 3000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1:6। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा और फीटस का रेशियो क्या होता है? 1:6 एट टर्म। एट टर्म 17 वीक पे दोनों बराबर होते हैं, 17 वीक पे दोनों का वेट अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, लेकिन 40 वीक पे 1:6 होता है। प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं, एक मैटरनल पार्ट, एक फीटल पार्ट। एकदम चमकदार पार्ट होता है, स्लिपरी ग्लिसरिंग वो होता है फीटल पार्ट। जो रफ और स्पंजी होता है वो मैटरनल होता है। रफ और स्पंजी होता है वो मैटरनल होता है। ग्लिसरिंग, स्मूथ, स्लिपरी होता है वो फीटल पार्ट होता है। ठीक है, ये जो फीटल पार्ट है वो प्लेसेंटा का 80% है। कितना परसेंटेज है? और मैटरनल पार्ट है वो प्लेसेंटा का ओनली 20% है। फीटल पार्ट बनता है कोरियन, कोरियन मतलब आउटर पार्ट, क्रोंडोसम मतलब जो प्रोडक्ट एक्टोरम से जो बनता था, कोरियन क्रोंडोसम से। मैटरनल पार्ट है वो बनता है डेसिडुआ। डेसिडुआ बेसिलस क्या है? ये है प्लेसेंटा, यूट्रस है। यहाँ पर प्लेसेंटा आके चिपकेगा तो इसके नीचे वाली जो जगह होती है, अरे सीधा सा बात है, यहाँ कोई डेजर्ट है मान लो, तो आपने यहाँ पर पानी गिराया, पानी वापस उठाओगे तो कुछ रेत भी साथ में आएगी, तो वही डेसिडुआ बेसिलस है। जब प्लेसेंटा वापस उतरेगा तो वो डेसिडुआ को लेके उतरता है। इसलिए अचानक से प्लेसेंटा जब भी सेपरेट होता है तो 10 ऑफ द ब्लीडिंग होता है कि नहीं होता? प्लेसेंटा सेपरेशन का मेन साइन क्या है? अचानक से ब्लीडिंग होती है, क्योंकि डेसिडुआ बेसिलस से डिस्कनेक्ट होता है, डिटैच होता है। क्योंकि डेसिडुआ बेसिलस का बना हुआ है तो उसे हटता है तो ब्लीडिंग होगी, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई हो रही थी। तो 20% इसका है, 80% इसका है। ये एकदम स्लिपरी ग्लिसरिंग स्मूथ पार्ट है, ये रफ और स्पंजी पार्ट है। अब ये कैसे कैसे क्या होता है वो इमेज में समझेंगे सारा। क्या यहाँ तक समझ में आया? अच्छे से समझ में आया यहाँ तक? अब दो चार बातें और कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि प्लेसेंटा हमारी बॉडी में एक बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर का मतलब ये होता है
कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ हार्मोन क्रॉस करते हैं मदर के, कुछ नहीं करते, कुछ एंटीकोगुलेंट क्रॉस करते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसा इसीलिए कहते हैं कि जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको कभी भी वारफेरिन नहीं देना चाहिए, वारफेरिन नहीं देना चाहिए। वारफेरिन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ वारफेरिन इज ए टेरेटोजेनिक एंटीकोगुलेंट। तो कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेगनेंसी में सेफ है? बिकॉज ऑफ द हेपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन सेफ है क्योंकि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता, वारफेरिन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है। इसीलिए फीमेल को कोई भी डिसऑर्डर होता है थ्रोम्बस रिलेटेड तो हम हेपेरिन नहीं देते हैं। कभी किसी प्रेगनेंसी में आपने कहीं पर भी काम किया होगा या तो फ्यूचर में कभी भी करोगे, कभी भी डॉक्टर ओरल एंटीकोगुलेंट नहीं देगा। और वारफेरिन का फेमस नाम होता है कॉमेडिन, कॉमेडिन कभी नहीं देते प्रेगनेंसी में, एनी हाउ नहीं देते। और आपको अच्छे से पता होगा हेपेरिन जब चल रहा है तो एपीटीटी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? और वारफेरिन चल रहा है तो पहले आईएनआर बोलना है फिर पीटी बोलना है, ये बात भी पता होगी दोनों को। ये भी पता होगा जब हेपेरिन चल रहा है तो वो इंट्रिंसिक पैथवे पे काम करता है। कौन से पैथवे पे काम करता है? और वारफेरिन एक्सट्रिंसिक पैथवे पे काम करता है। वारफेरिन ओनली ओरल दिया जा सकता है, ओनली ओरल। इसीलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी में ओरल एंटीकोगुलेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि वारफेरिन ओरल आपने हॉस्पिटल में कभी काम किया होगा, शाम को 5 बजे टैबलेट देते हैं। वारफेरिन हमेशा 5 बजे देते हैं, शाम को, मॉर्निंग में नहीं देते। 5-6 बजे 5 to 6 पीएम वारफेरिन की टैबलेट देते हैं, देखा होगा हॉस्पिटल में कभी। प्रेगनेंसी में नहीं देते, बाकी जिसका वॉल रिप्लेसमेंट हुआ है या ऐसे पेशेंटों को देते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल कोई भी हो जाए। और एक बात और, जब भी हम जैसे आप सभी बैठे और मैं भी आपके सामने हूं, जब हमारा अभी पीटी थ्रोम्बिन टाइम करेंगे तो हमारा आएगा लेस देन 12 सेकंड। आपको मेरा जिसका बराबर काम कर रहा है लीवर तो आएगा लगभग, मतलब कोगुलेशन सिस्टम बराबर काम कर रहा है तो लेस देन 12.5 सेकंड आएगा। आईएनआर नॉर्मल होता है 0.28, मतलब 1 आएगा। इसका एवरेज निकाल कितना होता है? 1, मतलब लगभग 1 आएगा। और अगर एपीडीटी अगर हम किसी का भी चेक करेंगे एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम तो लगभग 30 से 40 सेकंड आएगा। किसी किसी बुक में 25 से 35 होता है, किसी में 30 से 40 होता है, वो कोई मैटर नहीं करता। अब ये आएगा, ये किसका आएगा? ये नॉर्मल है, ये हम सबका है जिसके कोई हेपेरिन और वारफेरिन नहीं चल रहा है। समझ में आ रही बात? ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल तब नहीं माना जाएगा जब हेपेरिन चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही? नॉर्मल एपीडीटी कितना होता है? 30 to 40 सेकंड। लेकिन अगर किसी के हेपेरिन चल रहा है तो थेराप्यूटिक एपीडीटी, थेराप्यूटिक का मतलब नॉर्मल होता है, लेकिन वो ड्यूरिंग थेरेपी, थेराप्यूटिक का मतलब होता है ड्यूरिंग थेरेपी। तो जब हेपेरिन चल रहा है तो नॉर्मल एपीडीटी कितना होना चाहिए? 1.5 से 2.5 गुना, 1.5 से 60 सेकंड से 90 सेकंड इज नॉर्मल। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन हर बार नॉट सेट में आता है कि अगर हेपेरिन चल रहा है तो नॉर्मल कितना होगा? 60 से 90 से। कौन? एपीडीटी। कौन? एपीडीटी होगा 60 से 90 सेकंड। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि एक पेशेंट है जिसको हेपेरिन चल रहा है, पहले उसका एपीडीटी 30-40 सेकंड था, हेपेरिन स्टार्ट किया, अभी इसका एपीडीटी 54 सेकंड है। बताओ आप क्या करोगे? क्या करोगे? नॉर्मल कितना होता है? 30 to 40, लेकिन हेपेरिन चलता है तो नॉर्मल कितना होना चाहिए? 60 to 90। अभी कितना है? 54। तो डोज बढ़ाओगे कम करोगे? बढ़ाएंगे, डोज बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। हालांकि ज्यादा है फिर भी थेराप्यूटिक नॉर्मल नहीं है। समझ में आई? ये भी जब वारफेरिन चलता है तो नॉर्मल होता है 2 से 3, ये लगभग ऐसा बोलते हैं 20 से 30। इससे कम ज्यादा है तो कम कर देते हैं। ये इन दोनों में वारफेरिन और इसमें हेपेरिन को नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। हेपेरिन को नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। हेपेरिन 2 टाइप का आता है, कोई बताएगा टाइप? दूसरा दूसरा जिसको आईवी भी दे सकते हैं। हेपेरिन 2 टाइप का आता है, एक होता है LMWH जिसको ओनली सबक्यूटेनियस, ये लॉन्ग एक्टिंग है। ये कौन सा एक्टिंग है? आपने पता था प्रीपेड बना बनाया सिरिंज में आता है, लेक्सेन या वैसा कोई नाम से आता है, नोक्सापेरिन नाम से बना बनाया पैकिंग होता है, 300-400 रुपए का आता है, सबक्यूटेनियस लगाते हैं, वो होता है LMWH। एक होता है UFH, UFH का मतलब होता है अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। क्या नाम होता है उसका? अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। उसको आईवी भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हम देखते हैं 5 ml की एक वाइल आती है, उसके अंदर ये होता है। फिर एबीजी वगैरह करते हैं ना तो हम इसमें से भर के वापस पूरा निकाल देते हैं, ओनली सिरिंज को कोट करते हैं, वो इसी सिरिंज से करते हैं, इस हेपेरिन से कभी नहीं करते। एबीजी करते टाइम जो हम हेपेरिन यूज करते हैं वो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन यूज करते हैं, वाइल में होता है, मल्टी डोज वाइल में होता है, हम उसमें से लेके वापस अंदर डाल देते हैं सिरिंज में, और सिरिंज में कोटिंग हो जाती है ओनली हेपेरिन की। 1 ml 5000 भी होता है, 1 ml 1000 भी होता है, 2 टाइप की प्रिपरेशन आती है, जैसा हमें चाहिए वैसा हम ले लेते हैं, पेशेंट को जो डिसऑर्डर डॉक्टर लिखता है उस हिसाब से। तो ये होता है, इसको आईवी भी दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते। और दोनों का एंटीडोट तो पता ही है सर, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रोटामिन सल्फेट पुराना हो गया, 10 साल पुराना क्वेश्चन हो गया। चलो एक बात और, ऐसा मानते हैं कि कोई भी फीमेल, सुन लो, जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको कोई भी ओटीसी ड्रग नहीं लेनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। ये ओटीसी क्या है? ओटीसी का मतलब है मन मर्जी आए वो, मारवाड़ी में मीनिंग है मन मर्जी आए वो, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब कोई भी फार्मेसी दुकान वाला, ऐसा नाम लिख दिया उन्होंने, फार्मा की दुकान है, मेडिकल की, उसका काउंटर जरूर होगा, काउंटर पे जाके कोनी टेक के सर की गोली देना, एक पेट की देना, एक पैर बहुत दुख रहे हैं, ऐसे करके 4-5 मांग ली। अब ना तो फार्मासिस्ट को पता है कि मैडम प्रेग्नेंट है, और ना उसको पता है कि कौन सी प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, भाई पता ही नहीं है ना दोनों को। तो ओवर द काउंटर का मतलब होता है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ओवर द काउंटर का मतलब काउंटर के ऊपर गए, मांग ली, लेके आगे दे दी, और वो एक गोली आने वाले बच्चे की जिंदगी खराब कर सकती है पूरी की पूरी। अगर पहले ट्राइमेस्टर में है फीमेल और आपने कोई टेरेटोजेनिक ड्रग ले ली तो कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। एक टैबलेट बहुत है, क्योंकि उस समय बच्चे का वजन कितना है? 100-150-200 ग्राम ही नहीं है, और उस समय ऑर्गन नहीं बना, ये कोई या तो ट्रेकिया नहीं बना, या लिप नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, हार्ट कोई डैमेज हो गया, पैर नहीं बने, जैसे ऐसा बोलते हैं थैलिडोमाइड खा लेते हैं तो क्या नहीं होता, लिंग नहीं बनते, फिकोमेलिया हो जाता है, थैलिडोमाइड नाम सुना, सीलियम हो जाता है, वार्फेरिन खा लेते तो कॉन्ट्राडी सिंड्रोम हो जाता है, लिथियम खा लेते तो एब्स्टन एनोमली हो जाता है, बॉक्स शेप कार्ड हो जाता है, बोलते हैं ना, अल्कोहल प्रेगनेंसी में ज्यादा ले ले तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है ना। और कौन सी ड्रग नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में?
फेनिटोइन ले लेते तो फीटल हेडेंटोइन सिंड्रोम हो जाता है, व्हाइट व्हाइट वेसिकल्स होकर फीटस सेट आउट हो जाता है। जैसे खूब सारी ड्रग अपन पढ़ेंगे, कैटेगरी होती है ए बी सी डी एक्स, 5 कैटेगरी होती है। तो कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर को बताना होता है जब टैबलेट लेने जाओ, किसी इज प्रेग्नेंट तो उसको पता होगा कि कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, तो वो उसमें लिखेगा नहीं, तो ओवर द काउंटर नहीं लेना। बहुत सारे हार्मोन प्रेगनेंसी को प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते, कुछ कुछ कर जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। अमीनो एसिड कैसे क्रॉस करता है, ग्लूकोज कैसे करता है, प्रोटीन कैसे करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब अपन पूरा अच्छे से समझने वाले इस टॉपिक को। चलो हमने थोड़ा थोड़ा लिखवाता हूं। जब हमारी बात करें तो प्लेसेंटा होता ही होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो द ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कॉइड बिकॉज ऑफ सेप, पहला। Pneumocorion because of direct contact, 2 बार लिख दिया, सॉरी। डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द कोरियन विद द मैटरनल ब्लड। डेसिडुआ, डेसिडुएट बिकॉज ऑफ, क्या लिखा मैंने, अच्छा ऐसे दोनों गलत लिख दिया क्या, जल्दबाजी में ऐसे ही होता है। डेसिडुएट बिकॉज ऑफ सेट आउट ड्यूरिंग थर्ड स्टेज लिखूं, कौन सा स्टेज लिखूं, लेबर की कौन सी चीज में प्लेसेंटा सेट आउट होता है, हाँ सिखाओ, मुझे याद नहीं आ रहा। और जो जो घर चले गए हैं उनको बोलना प्लेसेंटा कब पढ़ोगे। लाइफ में कोचिंग करने का मौका एक बार मिलता है, दोबारा कभी नहीं मिलता। और तुम छोड़ रहे हो, तुम ये सोच रहे हो ना हमने तो एक टॉपिक छोड़ा है या एक सिस्टम छोड़ा है, तुम्हारी जिंदगी में से एक सिस्टम कम हो गया, क्योंकि वापस तुम्हें वो सिस्टम कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे एक टीचर की क्लास थोड़ी होती 5 घंटे। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम तुम फिर भी आओगे तो भी पढ़ने नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा ब्रेक से पहले वाला तो पटक खाए, पहले ब्रेक के बाद वाला पढ़ने में वो मोटिवेशन नहीं रहेगा, फिर लाइफ टाइम तुम वो मिस करके, तुम लाइफ टाइम मिस करके। तो कोचिंग या तो करनी नहीं, करनी तो पूरी करनी, या तो करनी नहीं, करनी तो पूरी करनी। आधी कोचिंग करने वाले ही बच्चे रहते हैं पीछे। तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ जब, अब देखो 2 रीजन है इसके। अगर आधी कोचिंग कर लिया आपने, उसका कंपनसेट कर लिया, घर जाके आपको टेंशन है, आपने पढ़ लिया, तो आपकी कोचिंग हो गई। भाई जो टीचर ने पढ़ाया आप नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो आपने उसको पढ़ लिया सेम डे। अब कुछ लोग क्या नेक्स्ट बैच में कर लेंगे, नहीं आए तो नहीं आए, वो गलत हो गया ना। अब आप नहीं आ पाए, नहीं आ पाते, कई बार इमरजेंसी हो भी जाए, लेकिन आपने टेंशन लेके पढ़ लिया। पढ़ लो घर पे, कोई बात नहीं, ऑनलाइन बैच ले जाओ, यही बात है। चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, पढ़ लो। ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है यहाँ बैठोगे तो ही होगा, कहीं पर भी बैठो पढ़ने से होगा। मेरे कहने का मीनिंग यह है, बिना पढ़े इजी नहीं होता, पहले जैसा नहीं रहा। 2015 के पेपर देखते हो तुम, टारगेट आई के पीछे दे रखे हैं तुम्हारे, 100 में से 95 सही हो जाते हैं क्वेश्चंस। 2016 के ईएसआई के पेपर सॉल्व करते हो, 100 में से 90 क्वेश्चन सही होते हैं तुम्हारे। तुम सोचते हो हमारे 100 में से 90 सही हो रहे हैं, 94 सही हो रहे हैं। अरे उस समय क्वेश्चन नहीं ऐसे आते थे, नॉर्मल बीपी कितना होता है, अब ऐसा नहीं आते। अब 40 क्वेश्चन आते हैं 100 में से ऐसे, अब लेवल बदल गया है, इसलिए तो वो मामला नहीं रहा, तुम लगता है वो। तो जरूरी नहीं है यहाँ बैठ के पढ़ो, घर पे पढ़ लो, बट पढ़ लो। आगे बढ़े, लिख लिया ना। अब देखो प्लेसेंटा स्पेशली कोरियन का पार्ट है। अगर पूछ ले फीटस की 2 मेम्ब्रेन होती है, एक होती है अमनियन अंदर वाली और बाहर वाली कोरियन, और हमेशा आउटर मेम्ब्रेन होती है वो थिक होती है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है जी, थिक होती है, तो ये कोरियन का पार्ट है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। कनेक्शन बिटवीन, ये लाइन याद नहीं करनी, लिखना नहीं है, सुन लो, मैं मौका दूंगा पूरा। कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब क्या है, ये प्लेसेंटा है, ये फीटस है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। वेरी गुड, ये बात सबको पता है, कभी एग्जाम में नहीं आएगी, आएगी तो सीएचओ में आ सकती है कि फीटस और प्लेसेंटा के बीच में एक रस्सी का काम कौन करता है, रोप। रोप का कौन, ये आएगा सीएचओ में, एनएचएम में, बाकी तुम्हारा नॉन सेट में नहीं है। इसका डेवलपमेंट 6 वीक पे स्टार्ट होता है, 12 वीक पे कंप्लीट हो जाता है। जब तक नहीं होता है तब तक कॉर्पस लूटियम मेंटेन करता है, जो कि पीक पे 8 वीक पे रहता है। कितना हो गया, इतना लिखो भाई, जो जो समझ में आए वो आराम से लिखो, पूरा आना चाहिए, और समझ में तभी आएगा जब घर जाके रिवीजन करोगे। एक बार याद हो जाता सर पूरा का पूरा, 4 दिन बाद कॉपी खोलते हैं मंडे को, कल टेस्ट है, फिर पता नहीं कहाँ भूल जाते हैं। तो भाई तुम रिवीजन नहीं करते, सीधी बात है। उसका इलाज एक ही है, रिवीजन। क्या, रिवीजन याद रखना, रिवीजन के बिना कुछ ना होगा बाबू। और कुछ लोग तो बहुत रिवीजन करते हैं, बोर हो जाते होंगे रिवीजन कर करके। एक कल परसों एक कोई स्टूडेंट आया, वो पूछा सर आप जो पढ़ाते हैं क्या वो सफिशिएंट है, ऐसा पूछा मेरे से। मैंने कहा इस बात की पूरी गारंटी है कि सफिशिएंट है, लेकिन आपको नहीं मानना है। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, 95% चांस है, लेकिन आपको ये चीज कभी नहीं माननी है कि यहाँ पे ये खड़ा होकर जो भी पढ़ा रहा है ये सफिशिएंट है। कभी नहीं मानना है, किसी भी टीचर के बारे में नहीं मानना है। अगर आप सच में ही एकदम सेफ साइड चलना चाहते हो तो ये कभी नहीं मानना। हाँ हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और माना कि हम कह रहे हैं कि सेफ है, लेकिन आपको नहीं मानना है, क्योंकि आपने ये गलती कर दी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है 100% कभी कैप्चर पावर नहीं होता। तो हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी जोर लगा लें, हम ओबीजी को 85% से ज्यादा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि कुछ न कुछ वो 5 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो 2-3 तुम्हारे आते हुए गलत होने के चांस, एक दो क्वेश्चन तो रह ही जाएगा, क्योंकि हम पढ़ा कितने टाइम में रहे हैं, इतने बड़े सब्जेक्ट को 80-90 घंटे में पढ़ा रहे हैं। तो कुछ न कुछ माना कि 90% हमने पढ़ा दिया, खींच के 85 की जगह बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिया किसी टीचर ने, तो 90% पढ़ा सकता है कोई सिस्टम जिसको उसके पास है। अब ह्यूमन ब्रेन 100% याद नहीं करता, जितना पढ़ाया उतना। अगर आपने मान लिया कि ये नोट सफिशिएंट है, सिर्फ नोट्स ही पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे, तो तुम कितना ही जोर लगा लेना, कितनी रिवीजन कर लेना, जिसको 100% याद नहीं होता।
आपको इसका 75 से 80% याद होगा। 75 से 80 का मतलब होता है लगभग, माना कि मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ाए, टोटल ओबीसी में 100 है, तो मैं 90 ही पढ़ा पाऊंगा। 90 में से आपको 75% याद होंगे, तो 18 और 4 5 22 23 नंबर और माइनस कर दो, तो पीछे बचे 67 आपको याद है। और जितने आपको याद है उतने के 100% एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे, उसका 80% लिख पाओगे, ये भी गारंटी है, क्योंकि आते हुए 10 में से एक तो गलत होता ही होता है, तो उसका भी 20% माइनस कर दो, तो लगभग 12, पीछे बचे 45। हमने चाहे 90% पढ़ाया है, आपको कितना परसेंट याद है? 45। अब आप चाहते हो कि हमें ओबीसी 90 की 90 याद हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, चाहे ओवरलेप करे, जो हमने पढ़ाया है उसको नोट्स में से, बुक्स एमसीक्यू में से, सॉन्डर्स में से, आपके एमसीक्यू ओबीसी के जहां भी मिले उसे देख लो, हालांकि सेम मिलेगा, लेकिन आपके क्या हो जाएगा, माइंड में सेव हो जाएगा। आपने यहाँ 20% 25% गलती हुई, वो 5% होगी, यहाँ 20% कम याद हुआ, वो 15% ज्यादा याद होगा, तो आपके नंबर आ जाएंगे 90% हमने पढ़ाया, वो 70% नंबर आ जाएंगे। अब चीजें सेम है, कुछ भी नई नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट रिवीजन। आपने पूरी ओबीसी पढ़ा दी, फिर आप एक दिन बैठ के डीसी दत्ता को पेट पलट दो, एग्जाम से पहले एक बार और पलट दो, ऐसे ही शौक के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस देखना, फिर अच्छा ये तो सब पढ़ा रखा है, तो आपको भी टीचर पे भी विश्वास हो जाएगा कि झूठ नहीं बोल रहा था, और आपका भी इस बहाने क्या हो जाएगा, रिवीजन। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कितना ही अच्छा पढ़ाया होगा हमने, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन जरूर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ रखा है लेकिन आपको याद नहीं है। दोबारा देखने से याद होता है, चीजें दोबारा देखने से ही याद होती है। तो आप क्या करोगे, हमने जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन निकालोगे, लोकल गाइड में से, सॉन्डर्स में से, मॉस्बी में से, ओमेगा बुक में से, कहीं पे डीसी दत्ता में से, इमेज देखोगे, किसी का पेपर आगे आप सॉल्व करने बैठ गए, किसी भी इंस्टीट्यूट का कैसा भी, तो आपके नंबर क्वेश्चन पढ़ने शुरू हो जाएंगे, 45 से 90, तो आप 46 7 ऐसे करते करते आप 80 तक पहुंच जाओगे, और यही सिलेक्शन है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें सब पता है, वापस क्यों पढ़े, इस बहाने से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। सॉन्डर्स में ओबीसी में जो भी पॉइंट है, एक भी लाइन अगर नहीं बता दो तो कैसे कर लूं, लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूं आपको, पक्का कह रहा हूं आपको, पढ़नी है सॉन्डर्स किसी हालत में, एक भी लाइन आप नहीं बता सकते, छोटी हुई नहीं बता सकते। सर ये आपने नहीं बताया, कोई ओबीसी जिसने देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, एक सिंगल लाइन नहीं मिलेगी आपको, कोई ऐसा पॉइंट कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जो नहीं पढ़ा रखा, लेकिन पढ़ना है, नहीं पढ़े तो नंबर कम आएंगे। क्यों पढ़ना है, क्योंकि इस बहाने आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मुझे अंक आती है, इस बहाने आपके 2 नंबर बच जाएंगे। अच्छा अंकेश वाला टॉपिक मुझे याद है, कितना भी जोर लगा लो आपको सेल्फ पढ़ना है, तो इसलिए ये कभी नहीं कि नोट्स पूरे, नोट्स पढ़ लो अच्छे से, लेकिन साथ में वो चीजें भी जैसे बता रखा वैसे पढ़ना है, किसी भी सिस्टम का, चाहे एंडो हो, चाहे सीएचएन हो, चाहे ओपीजी हो, चाहे कोई और हो, पूरा कह रहा हूं पढ़ना है। इससे 2 चीजें होती है कि टीचर धूल में लट नहीं मार रहा है, वो जो कह रहा है वो सही है, उसने पूरा पूरा पढ़ाया है, कम से कम हमारे पर विश्वास तो करो, नहीं तो तुम सोच रहे होंगे झूठ बोल रहे हैं, और इससे आपको याद भी होगा। प्लीज पढ़ना है, सिर्फ इतने बहाने नहीं करना। समझ में आई क्या? पढ़ना ही है, लेकिन पढ़ना तो महीने बाद पढ़ सकते हैं, कोचिंग स्टार्ट करो तो जरूरी नहीं अभी कभी पढ़ो, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, जब रिवीजन करो तब पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना है, ये जरूर याद रखना। क्लियर बता रहे। प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है, डिस्क शेप ऑर्गन, बीच में से थोड़ी ज्यादा थिक होती है, डिस्क का मतलब यही होता है, पेरी पेरी से थोड़ी कम होती है, 2 सेंटीमीटर की होती है, लगभग एट टर्म पे 500 ग्राम की, तो हम जब रेशियो निकालते हैं तो 1/6 निकलता है। अब ये यूट्रस है, तो यूट्रस में कितना परसेंट जगह को ऑक्यूपाई करती है, घेरती है, रोक के रखती है, 30% जगह को, कितना परसेंट जगह को, ये भी याद रख सकते हैं, यूट्रस में कितना परसेंटेज जगह को ऑक्यूपाई करती है, तो ऑक्यूपाई कितना करती है भाई, 30%। प्लेसेंटा की 2 सरफेस होती है, एक फीटल वाली और एक मैटरनल वाली। सर कैसे याद करें फीटल वाली और मैटरनल वाली? देखो ये है यूट्रस, ये है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में 2, इधर वाली होगी मैटरनल वाली, और ये इधर वाली होगी, यहाँ से जिधर से कोड अटैच है, ये होगी आपकी फीटल वाली, समझ में आ गई? और इधर वाली चिपकी होगी, वो कौन सी होगी, मैटरनल वाली। पूरी इमेज समझेंगे, चलो ये भी समझ में आ गया। फीटल सरफेस को कोरियोनिक प्लेट बोलते हैं, क्योंकि कोरियन किसका पार्ट है, फीटल की आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट है, तो फीटल वाली 2 प्लेट होती है या 2 सरफेस होती है, मैं आप सरफेस भी बोल सकता हूँ और प्लेट भी बोल सकता हूँ, तो इसकी 2 प्लेट होती है, एक मैटरनल प्लेट, एक फीटल प्लेट। फीटल वाली प्लेट को कोरियोनिक प्लेट बोलते हैं, क्योंकि कोरियन से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है, और उस प्लेट को हम डेसिडुआ बेसिलस प्लेट बोलते हैं, बेसल प्लेट बोलते हैं, क्योंकि उससे डेसिडुआ बेसिलस अटैच रहता है, तो उसको बेसल प्लेट, इसको कोरियोनिक प्लेट। जिस साइड कॉर्ड होता है उस साइड कोरियोनिक प्लेट, जिस साइड चिपकी होती है उस साइड दीवार की साइड, यूट्रस के वॉल की साइड, ये जो बेसल प्लेट। क्या समझ में आया? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोरियोनिक प्लेट एकदम ग्लिसरिंग, जिससे कोड अटैच रहता है, ये भी बताया था कि ये टोटल प्लेसेंटा का 80% पार्ट है। 80% का मतलब है 5 में से 4 हिस्से इसी के, 4/5 ऑफ द प्लेसेंटा इज फीटल ऑर्गन। 80% फीटल का बना होता है प्लेसेंटा। क्या समझ में आया पूरा? अब लिख सकते हैं। हाँ, पटाखे स्टार्ट हो गए इतने जल्दी? चल तू भी लाया कितने रुपए के हैं? जब हम छोटे बच्चे थे जिद किया करते थे, हमें भी दिलवा भाई, घर वाले दिलवाते तो नहीं थे, 10-20 रुपए में पागल बना लेते थे हम। तुम अमीर लोग हो तो मैं दिलवाते होंगे उस टाइम, हमें तो भाई नहीं दिलवा, 10-20 रुपए हाईएस्ट है। और जो बड़े हुए पता चला इनका तो कोई रोल नहीं है भाई। जब बहुत छोटे थे तब ऐसा लगता था कि हाँ दिवाली का मतलब पटाखे ही होते हैं, आज दिन ऐसे पता ही नहीं चलता कि भाई इसका कोई रोल है। अब तो कोई पटाखा छोड़ता है तो रोड के किनारे जाके छुप जाते हैं, चाहे आंख में घुस जाएगा अभी। टाइम टाइम से इंसान के सब कुछ जुनून चेंज हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, बताना। सही बात। राजस्थान से बाहर से कौन कौन है बताना? सब बाहर से ही है, और राजस्थान वाले घर चले गए, मतलब जो पास में है वो घर चले गए, दूर है वो जा नहीं पाए। देखो यार पूरी सिंपैथी है मेरी आपके साथ, लेकिन भगवान आपका भला करे और नेक्स्ट दिवाली आपके पास अकाउंट में खूब सारी सैलरी हो, फिर आप घर वालों के साथ में दीपावली मनाएं। लेकिन चूंकि आप सबसे जूनियर स्टाफ रहेंगे तो सबको छुट्टी मिलने की कोई गारंटी नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ।
क्योंकि दीपावली में सबको छुट्टी नहीं मिलती, ये कंफर्म है, क्योंकि मैक्सिमम स्टाफ छुट्टी पे जाना चाहता है, फिर अल्टरनेट देते हैं, किसी को होली पे, किसी को दीपावली पे, ऐसा लगता है हमारे उधर तो। और बाई चांस किस्मत से आप जनरल ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ जनरल ड्यूटी समझते हैं, दो टाइप की ड्यूटी होती है इसमें, एक होती है शिफ्ट ड्यूटी, एक होती है जनरल ड्यूटी। हाँ नहीं, ओपीडी में भी होती है और आईपीडी में भी होती है, दो जगह होती है शिफ्ट ड्यूटी। शिफ्ट ड्यूटी का मतलब होता है आपकी मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट लगती है, उसमें तो आपको छुट्टी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपकी जनरल ड्यूटी है तो आपको छुट्टी तय है, क्योंकि वो तो संडे है या कोई जीएच है, उस दिन छुट्टी मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता उसको। जनरल ड्यूटी के दो बेनिफिट है, कभी नाइट नहीं आती और हर गवर्नमेंट हॉलीडे को छुट्टी मिल सकती है। लेकिन दो बड़े ड्रॉबैक है, जो जनरल ड्यूटी करते हैं उनकी पर्सनल छुट्टियां कभी रहती नहीं सेव, क्योंकि उसको कैसा भी काम है उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी, छुट्टी लेनी पड़ेगी तो उसकी अकाउंट वाली छुट्टियां सारी कट जाती है। जैसे मेरे को, मैं जनरल ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी काम है तो मैं काम नहीं कर सकता, और अगर मैं शिफ्ट ड्यूटी कर रहा हूँ तो मैं मॉर्निंग ड्यूटी करके इवनिंग में अपना काम कर सकता हूँ। जनरल ड्यूटी रहती है 8 से या 9 से 5 या 8 से 4, तो आपका पूरा दिन जाएगा, तो पूरा दिन जाएगा तो बाहर वाला कोई काम नहीं कर सकते। तो बेनिफिट भी होता है, ड्रॉबैक भी होता है, दोनों है। कैसा नहीं होता, वो तो सीएल ले पड़ता है फिर आपको। सीएल कितनी होती है साल में? 10 तो सीएल होती है। शिफ्ट ड्यूटी में मौज है मेरे साथ, नाइट तो आती है, मुझे दुख होता है नाइट का, बट मौज है। मॉर्निंग ड्यूटी करो 2:45 बजे फ्री पूरे दिन, इवनिंग ड्यूटी करो 11 बजे तक, सो मस्त, सुबह फिर उठ के नहा धो के ड्यूटी चले गए, उसका तो अलग ही है। जनरल में पूरे दिन हॉस्पिटल में, सूरज आए तब जाओ, सूरज निकलेगा वापस अंदर घसेगा, फिर वापस आओ। चलो आगे बढ़े। आपको याद हुआ सर शिफ्ट ड्यूटी और जनरल ड्यूटी याद हो गई, ये तो नहीं हुआ। चलो मैं एक चेंज करता हूँ, आज से बताऊंगा नहीं क्या चेंज कर रहा हूँ, छोड़ो, बातें कम करना है ना, वो ठीक रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट लिखो मैटरनल सरफेस। मैं कोशिश तो यही करता हूँ मैं बातें नहीं करूँ, बट हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहता। चलो इधर मैटरनल सरफेस किससे बनती है? डेसिडुआ बैसिलस। एक दिन ऑनलाइन वाले बोले सर ए का मतलब क्या है? सच में पूछा, आज भी पूछा होगा, आज नहीं पूछा भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे, दीपावली की वजह से नहीं पूछा होगा। पूछते सर ए का मतलब क्या है? मैंने कहा भाई ए का मतलब तो क्या है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये रफ होती है और स्पंजी होती है, रेड कलर की होती है। मैटरनल सरफेस में लगभग 15 से 20 कोटिलेडोन होते हैं। मैटरनल सरफेस टोटल प्लेसेंटा का कितना परसेंट होती है? 1/5 का मतलब कितना परसेंटेज हुआ? 5 पैसा। 100 का 5 पैसा कितना होता है? 20%। कितना परसेंटेज? और प्लेसेंटा मोस्टली कहाँ इंप्लांट होता है? अपर पार्ट में, और अगर लोअर पार्ट में इंप्लांट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा याद आया पूरा? आपका बहुत जल्दी एक प्रोग्राम होने वाला है अपने जेएनसी में, अगले महीने की 10 तारीख के अराउंड हो जाएगा, 7 8 9 10 तारीख हुई, बहुत जल्दी। क्या होने वाला है? क्या? वो तो अलग है। ओ यहाँ पे ऑडिटोरियम में क्या होने वाला है? आप वो सुनोगे, सिलेक्टेड लोगों से, लोग आएंगे बार बार से, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, वो सब आएंगे, आपको ज्ञान देंगे। मैं ऐसे पढ़ा, मैं ऐसे पढ़ा, मैं ऐसे, पहले मेरे को कुछ नहीं आता था, फिर ऐसे हुआ कि ऐसे हुआ, फिर कैसे हुआ पता नहीं, हो गया। अरे बहुत ज्ञान देंगे, देखना बहुत मस्त वाला। बच्चे आएंगे आउट ऑफ राजस्थान वाले मस्त, और फिर वो देखना सब मोटिवेटेड बाहर से आते हैं ना, तो उनको एनर्जी फुल रहती है, उसको लगता है आज तो मैं ऊपर आसमान नीचे, मैं ऐसा स्पीच दूंगा कि फिर देखना सच में सब बताएंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ आफ्टर जॉब। पैसे ही पैसे हैं। आप अपनी डायरी में ना अपने जो भी सपने हैं वो लिख के रखो, सब सपने लिख के रखो। सच में दिन में जो सपने देखते हैं ना वो पूरे होते हैं, मेरा मैंने सुना कहीं से। आज दिन ही तो है, घर जाके शाम को सूरज ढलने से पहले पहले सपने लिख लेना। भाई खाने से पहले लिख लेना, दिन में लिख ले, ब्रेक में लिख लेना, 15 मिनट में लिख सकते हैं ना, पूरे होते हैं सपने, सच में लिखने वालों के पूरे होते हैं भाई, लिखना आप, फिर मेरे से अटेस्टेड करवा लेना, सच में। और जिसके ऊपर हमने साइन कर दिया वो पूरे होने पड़ेंगे, फिर मैंने सेल्फ अटेस्टेड किए थे, मेरे तो हो गए भाई सपने पूरे। है? क्या? क्या बोले? एरोप्लेन वो सपने में था, वो वर्बली सोचा था, वो लिखा नहीं था। मैंने जो जो लिखा था उनमें ऑलमोस्ट पूरे हो गए, कोई एक डेट बाकी है बस, जानते तो, बाकी सब हो गए, कुछ कुछ ज्यादा पूरे हो गए, फिर मैंने कॉपी बंद कर दी, मैंने कहा ज्यादा रहने दो, छोड़ो, कैंसिल करो। चलो लिखो, लिखो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कभी डायरी की फोटो कॉपी बताऊंगा, उसमें जो लिखे हुए हैं, तारीख लगी हुई है, कभी पीपीटी में बताऊंगा आपको, देखना। हो गया क्या? ऐसे ही तुम्हें देखो लिखना चाहिए, जब जब हमारे गोल ही नहीं होंगे तो हम उसको अचीव क्या करेंगे? गोल होने चाहिए, और जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा पूरे होते हैं, ये मैं और क्या देता हूँ। मैंने तो पहले ये सोचा था मेरी जॉब लग जाए बस, इतना ज्यादा ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोचा था, जो जो होगा वही चांस ही हो गया तुक्के से। चलो, प्लेसेंटा में दो प्लेट होती है, एक कोरियोनिक प्लेट अंदर की साइड या बाहर की साइड? इस साइड, इस साइड अंदर की साइड हो गई, यूट्रस से इस साइड, तो ये इंटरनली अम्बिलिकल कॉर्ड जहां से अटैच होता है। बेसल प्लेट
मेटरनल साइड मतलब यूट्रस साइड, लिखो तो दोनों, फिर हम समझाते हैं। इन दोनों के बीच में जो जगह होगी भाई, दोनों के बीच में जगह होगी, क्या बोलेंगे? इंटरविलस स्पेस। उसके अंदर इधर का ब्लड आएगा लाइक ए स्विमिंग पूल। प्लेसेंटा के अंदर भी स्विमिंग पूल होता है, लेकिन वो ब्लड का पूल होता है, रेड कलर का पूल होता है, और यूट्रस में जो पूल होता है वो स्ट्रो कलर का होता है, एमनियोटिक कैविटी। आगे बढ़े, लिख लिया मैम आपने? लिख लिया? कॉपी चेक करूं? आ रहा हूं। कुछ कुछ लोग ऐसे तो नहीं है घर पे भी नहीं गए और जानबूझ के कोचिंग नहीं आ रहे? आपके हॉस्टल में ऐसे तो नहीं है कोई? है कि नहीं, दीपावली को हम पढ़ने नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है क्या? बता दो, और मैं किसी को नहीं कहूंगा, सही में किसी को नहीं कहूंगा, बता दो कोई है तो। है अपने अपने रूममेट को याद करो ना कि वो यही है और क्लास नहीं आई है या नहीं आया है। ऐसे है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ राज है जो तुम छुपाना चाहते हो। है कुछ तो ऐसे सीन है भाई, कोई बात नहीं, है तो है, मैं क्या करूं? उनको बोल देना ये पढ़ लेना इंटरविलेस स्पेस। लिख लिया? बोलो, लिख लिया? यस। चलो, नहीं लिखा? देखो प्लीज एक बार इधर देखो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग मोर, नथिंग। ये यूट्रस है, क्या है ये? मैं अभी नहीं बता रहा हूँ इमेज, अब मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी तो। यूट्रस को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? यूटेराइन आर्टरी, और यूटेराइन आर्टरी हार्ट से आ रही है, तो आपको सीधी सी बात है, मदर के हार्ट से आ रही है, तो आपको पता है जो भी एरोटा से आती है उसका प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो इसका प्रेशर होता है, हालांकि होना तो चाहिए 120/80, लेकिन यूट्रस तक आते आते थोड़ा कम हो जाता है, तो इसका प्रेशर रहता है 70 mm ऑफ Hg। कितना होता है? और यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं होता है, इसका मतलब ब्लड हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। एक यूटेराइन आर्टरी आई, और एक यूटेराइन आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, उसको बोलते हैं स्पाइरल आर्टरीज। क्या बोलते हैं? स्पाइरल आर्टरीज। ये स्पाइरल आर्टरी होती है, 120 से 200 स्पाइरल छोटी छोटी आर्टरी होती है। ये आप देखोगे, ये तो यूटेराइन आर्टरी होगी, ये स्पाइरल आर्टरी है, ये सारी बहुत सारी ब्रांचेज है, तो ये अपना ब्लड इसमें ऐसे करके डाल देती है सब। तो ये यहाँ पर ये प्लेसेंटा माना कि यहाँ प्लेसेंटा चिपक गया, लॉस सा, ये प्लेसेंटा चिपक गया, ये पूरा प्लेसेंटा है। तो अब क्या हुआ, इधर से ब्लड आया इस स्पाइरल आर्टरी से, इसके अंदर यहाँ पर बनेगा इंटरविलस स्पेस। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हमारे इंसान बोल दे कि 10 लोग, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको कोई बोल दे, जैसे हमारे इंसान बोल दे कि 10 लोग ही अंदर आ सकते हैं, पहले जो ही 10 लोग अंदर आएंगे फिर नेक्स्ट को एंट्री मिलेगी, तो जो ही एक एंटर आता, एक और कैंडिडेट अंदर आता है, तो पीछे कितने बचे? 9। तो एक कैंडिडेट बैठा था वो उसके पीछे लाइन में लग जाएगा, तो वापस कितने हो गए? 10। फिर एक लोग आया तो फिर एक उसके पीछे लग गए, ऐसे लाइन में कितने लोग आएंगे एनी टाइम? 10। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है कि यूटेराइन आर्टरी लगभग 500 से 600 ml पर मिनट ब्लड देती है। किसको? इस प्लेसेंटा को। तो लेकिन इस विलाई सिस्टम में जगह होती है कितने की? 350 की। कितने की जगह होती है? 350 की। तो 150 कहां रह गया भाई? मान 500 मान लो, 500 मानते हैं, तो इंटरविलस स्पेस, दोनों विलाई के बीच में जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरविलस स्पेस। तो क्वेश्चन आ सकता है इंटरविलस स्पेस में कितना ब्लड होता है? 150। विलाई सिस्टम में कितना होता है? 350। अब एक बात बताओ, ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ये जा रही है आपकी अम्लाइकल वेन, क्या जा रही है? अम्लाइकल वेन हर मिनट 400 ml ब्लड फीटस को सप्लाई करती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अम्लाइकल कॉर्ड, अम्लाइकल वेन के थ्रू फीटस को कितना ब्लड सप्लाई करती है? 400। मदर ने कितना दिया? 500। सप्लाई कितना करती है? 400। तो ये 350 पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा, और ये 50 इसके अंदर आ जाएगा। जो ये 50 खाली होगा ये और पीछे आ जाएगा, फिर ये 150 हो गया, फिर इसमें अंदर आ गया, फिर ऐसे खाली हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो 3 बातें आपने सीखी अभी तक, एकदम शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा ताकि याद हो जाए। यूटेराइन आर्टरी का प्रेशर, प्लेसेंटा ब्लड फ्लो, और फीटस ब्लड फ्लो, कोलन, विलाई सिस्टम में ब्लड, इंटरविल स्पेस में ब्लड इधर से इधर ही क्यों आएगा? क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है। अम्लाइकल वेन का प्रेशर होता है ओनली 10, 8 से 10 mm ऑफ Hg, क्योंकि वेन हार्ट से नहीं आ रही है, यहीं से बनी है, इसलिए वेन का प्रेशर कम होता है, लेकिन SpO2 वेन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अम्लाइकल आर्टरी, क्योंकि अम्लाइकल आर्टरी फीटस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो अम्लाइकल आर्टरी का प्रेशर ज्यादा है लेकिन SpO2 कम है, और अम्लाइकल वेन का SpO2 ज्यादा है लेकिन प्रेशर कम है। SpO2 ज्यादा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। क्या ये बात समझ में आई आपको? थोड़ी थोड़ी समझ में आई? 30% आ गई, बहुत है, इतना क्लियर हुआ? अच्छा एक बात है, जब मदर लेबर में होती है तो उसको भयंकर कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपने सुना कॉन्ट्रैक्शन होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस की माना की एग्जांपल बनाया अपन, जैसे कि ये यूट्रस है, ये यूट्रस की पेरीमेट्रियम, ये यूट्रस की मायोमेट्रियम, और ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम। कॉन्ट्रैक्शन कौन सी लेयर में होता है? मायोमेट्रियम में। तो ये मायोमेट्रियम की लेयर है, और ये कौन सी आर्टरी है? तो भयंकर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या ब्लड सप्लाई होगी? क्या नहीं होगी? होगी क्या?
नहीं होगी। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है कि कितने सेकंड से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रहता है तो ऑक्सीटोसिन बंद कर देना चाहिए कंटिन्यू। 60 से 70 सेकंड से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रह जाए ना तो बंद। क्यों, ऐसा क्या रीजन है? ऐसा क्या रीजन है? सुनो, तो 60 से 70 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो बेबी की डेथ क्यों नहीं हुई? कोई बताएगा मुझे रीजन? हो जानी चाहिए डेथ, क्योंकि 60 से 70 सेकंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है फीटस को ब्लड सप्लाई जीरो, फिर भी डेथ क्यों नहीं हुई? और जो ही 60 से 70 ज्यादा होगा फीटस को हाइपो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, फीटस डिस्ट्रेस हो जाएगा, फीटस की डेथ हो सकती है। बताओ क्यों नहीं होगा? सुनो, कॉन्ट्रैक्शन कहां हुआ? यहां पर हुआ और ब्लड यहां पर पड़ा है। तो एक साइकिल पूरा हो जब तक मामला पड़ा है तो ये 40-50 सेकंड यहाँ आराम से निकल सकते हैं। तो जब तक 40-50 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब तक तो फीटस को पता ही नहीं चलेगा कि पीछे ब्लड खाली हो गया, आ नहीं रहा है। उससे ज्यादा होगा तो वापस जब फीटस को ब्लड चाहिए या नहीं होगा तो फीटस को तुरंत फीटल डिस्ट्रेस होगा। समझ में आई बात? ये होता है रिजर्व वॉल्यूम है। ये फीटस को बचाने के लिए कुदरत ने बनाया है कि लेबर होगा कॉन्ट्रैक्शन के बिना लेबर नहीं होगा। तो इसीलिए जब समय कॉन्ट्रैक्शन होगा उस समय ब्लड यहाँ पे डाल के रखते हैं और 60 सेकंड के बाद में कॉन्ट्रैक्शन जो ही हटा वापस ब्लड आ गया, फिर 2 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते। पीक कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फुल सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? 10 मिनट में 3। क्या है? 10 मिनट में 3। 10 मिनट में 3 का मतलब क्या है? जब भी फीमेल लेबर में होती है बोलते हैं कब लेबर हो सकता है? 10 मिनट में 3 आ गए इसका मतलब अब लेबर होने वाला है। अब सेकंड स्टेज में जा रही है। 10 मिनट में 3 आ रहा है इसका मतलब फीमेल सेकंड स्टेज की तरफ जा रही है। 10 मिनट में 3 का मतलब क्या है? सुनना, एक बार 10 मिनट में 3 का मतलब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो 60 से लगभग 90 सेकंड का होगा, आएगा तब। तो एक 60 से 90 सेकंड का होगा, 2 से लगभग 2.5 मिनट तक उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो एक साइकिल होगी 3.5 मिनट की। 2 से 2.5 मिनट वो फ्री रहेगी, 60 से 90 सेकंड कॉन्ट्रैक्शंस, फिर वापस 2 से 2.5 मिनट फ्री, फिर 60 से 90 सेकंड कॉन्ट्रैक्शंस। तो कुल मिला के 10 मिनट में कितने हुए? 3 कॉन्ट्रैक्शन। जब 10 मिनट में 3 आने लग जाए तो समझ जाना कि वो लेबर की तरफ जा रही है। क्लियर हुआ बात? अब ये कैसे क्या होता है वो तो हम आगे पूरा पढ़ेंगे, ये तो मैं सीधा फाइनल बता दिया कि 10 मिनट में 3 इज आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? 10 मिनट में 3। 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट साइकिल पूरा, ठीक है। तो अब जब 60 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन रहता है तो भी बेबी की डेथ नहीं होती, लेकिन 60 70 80 90 से ज्यादा रहता है तो बेबी को डिस्ट्रेस होता है। अब जो ही 60 सेकंड के बाद में कॉन्ट्रैक्शन डिसअपीयर होता है, जो ही कॉन्ट्रैक्शन डिसअपीयर हुआ, यूट्रस रिलैक्स हुआ, ये ब्लड वापस में आ गया। अब वापस 2 मिनट बाद आएगा कॉन्ट्रैक्शन, तब तक कोई टेंशन नहीं है बेबी को, बेबी सर्वाइव कर रहा है। तो जब भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो बोलते हैं कि ऑक्सीटोसिन बंद करो, नहीं तो फीटस की डेथ हो जाती है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेबर में, लेबर में काम किया होगा ना इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब टिटेनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मिलेगा नहीं ब्लड, ब्लड नहीं मिलेगा तो फीटस की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ में आया तेरे वाला? ये 4 बातें याद हुई, एक टोटल 16 बातें हैं। आपको 4 4 में 4 स्टेप में करवा देंगे ताकि आपको याद हो जाए। ये 4 बातें याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही था, कुछ नहीं था। ये ऊपर वाला पार्ट है मैटरनल, फिर साइटोटोकोप्लास्ट, फिर साइटोटोकोप्लास्ट, इंटरवेलस स्पेस में साइटोप्लास्ट। ये आपको तो याद नहीं की जरूरत नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। मतलब ये यूट्रस है, ये इधर से इधर की तरफ बनाया हुआ है। तो सबसे ऊपर, सबसे अंदर, सबसे इसके अंदर आपको जाने की इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे और अच्छे से देखना चाहते हो, अब और अच्छे से सीख सकते हो। ये यूट्रस है, आप खुद देख लोगे। ये जो आर्टरी दिख रही है, ये तो बेसल प्लेट है। ये यूट्रस वाली प्लेट कौन सी प्लेट है? बेसल प्लेट है। ये अभी आपको मैंने बताया था, ये विलाई सिस्टम। इसके अंदर वाला कौन सा है और ये बाहर वाली कौन सी जगह है? इंटरवेलस स्पेस। कौन सा स्पेस है? ये अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन है। जो ब्लू कलर की दिख रही है वो तो अम्बिलिकल आर्टरी है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और रेड कलर की है वो अम्बिलिकल वेन है। ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब ये वाली कोरियोनिक प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? कोरियोनिक। ये वाली कौन सी प्लेट है? बेसल प्लेट है। यहाँ से ब्लड आया यूटेराइन आर्टरी से, ये रेड कलर की है वो स्पाइरल आर्टरी है सारी। इसने ब्लड इसमें डाल दिया, ब्लड यहाँ पे मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद यहाँ अम्बिलिकल कोर्ड के थ्रू आ रहा है। देखो रेड कलर से ब्लड नीचे जा रहा है, देखो आप, रेड कलर से ब्लड नीचे जा रहा है, मतलब मदर का ब्लड फीटस में जा रहा है। ये अम्बिलिकल वेन है और ऊपर आ रहा है वो ब्लड कौन सा है? अम्बिलिकल आर्टरी है। इन तीनों को मिला के बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्नियोटिक मेम्ब्रेन है, कोई ना बाहर वाली कोरियन होती है, अंदर वाली अम्नियोन होती है। ये तो कुछ सब याद आपको बेसिक नहीं है। और क्या बताना, कोरियोनिक प्लेट बता दिया आपको, अंदर वाली प्लेट कोरियोनिक प्लेट हो गई। पीटल मेम्ब्रेन को जूम किया हुआ है यहाँ से जूम इन किया हुआ है कि बाहर देखो, बाहर वाली अम्नियोन, अंदर वाली कोरियन। ये भी आपको पता चल जाता है, नाम से भी पता है अम्नियोन कोरियन। अब यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता है प्लेसेंटा का सर्कुलेशन। प्लेसेंटल सर्कुलेशन में 2 सिस्टम काम आते हैं, एक मदर से प्लेसेंटा, एक फीटस से प्लेसेंटा। देखो भाई सीधा बात है, ये यूट्रस, ये फीटस। तो एक तो ब्लड आता है मदर से प्लेसेंटा, एक आता है फीटस से यहाँ। तो ये बीच वाला पुल है, तो 2 सर्कुल हो गए नहीं हुए? 2 सिस्टम हुए नहीं हुए? एक तो आता है मदर से प्लेसेंटा, तो एक तो सिस्टम हो गया आपका यूटेरो प्लेसेंटल, यूटस से प्लेसेंटा की तरफ आता है, एक फीटस से प्लेसेंटा की तरफ आता है। एक तो सांस फैलाने वाला प्योर और एक इम्प्योर, और ये दोनों के बीच वाला पुल। तो कितने सिस्टम काम आते हैं? 2। एक यूटेरो प्लेसेंटल, यूटेरो प्लेसेंटल को आप मैटरनल प्लेसेंटल भी बोल सकते हो। यूटस किसका है? मदर का। तो आप इसको मैटरनल प्लेसेंटल भी बोल सकते हो कि मदर से प्लेसेंटा की तरफ ब्लड आता है। तो ये तो हमेशा होता है प्योर और ये हमेशा होता है इम्प्योर। ये पता चल गया कि ये प्योर लेके आ रहा है, ये इम्प्योर लेके आ रहा है। तो कितने सिस्टम काम करते हैं? 2 से। यहां तक पूरा समझ में आया क्या? बस रुको अभी और आगे। अभी देखो जो जो चीज आपको याद है, कितना ब्लड यूटस से प्लेसेंटा में आता है, कोई डाउट है यहाँ पर? कितना ब्लड विलस सिस्टम में होता है, कितना ब्लड विलाई और प्लेसेंटा वाली बीच वाली जगह इंटरविलस, विलाई के बीच में जो बाहर वाली जगह है, तो जस्ट गेट के बाहर लड़के खड़े हो, कितना विलाई इंटरविलस स्पेस। ब्लड फ्लो इंटरविलस स्पेस लगभग कितना 500 टू 600 ml ब्लड इन द इंटरविलस स्पेस रिप्लेस बाय पर मिनट 3 to 1 मिनट में 3 से 4 बार ये पूरी सप्लाई हो जाती है, 1 मिनट में 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, द विलाई डिपेंड ऑन द मैटरनल ब्लड फॉर न्यूट्रिशन। कहने का मतलब क्या है कि विलाई के पास ब्लड कहां से आता है? मदर से आता है। तो ये पूरा का पूरा ब्लड किसके ऊपर डिपेंड करता है? मदर। मदर अच्छा खाएगी तो अच्छा ब्लड आएगा, मदर का बीपी सही रहेगा तो सही ब्लड आएगा, बीपी ज्यादा होगा तो कम ब्लड आ सकता है, बीपी कम होगा तो भी कम आ सकता है। मतलब मदर का न्यूट्रिशन, मदर का हेल्थ, मदर के वाइटल्स सब कुछ डिपेंड करेगा कि विलाई सिस्टम में जो ब्लड आएगा वो मदर के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा। भाई मदर में एनीमिया होगा तो फीटस को भी एनीमिया होगा, प्लेसेंटा में भी एनीमिया वाला ब्लड आएगा। तो ये भी बात ठीक है। अब फीटो प्लेसेंटल की बात करते हैं, पहले ये लिख लो आप, पहले लास्ट में कहां से करोगे? यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ से। आ रहा समझ में? बहुत बढ़िया।
हम्म 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 इनको गुस्सा आ गया, खुद पानी क्यों पी रहा है, इसलिए बोतलें फोड़ रही, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, मैं तो पीऊंगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्यों, ऐसा क्यों? इतना क्या लिख रहे हो? एक में एबनॉर्मल यूटेराइन कैविटी है एक्सटर्नल, एक में नॉर्मल है, ये लाइन में लिखा होगा क्लियर। हम्म हम्म जो बाइकॉन्वेट है इसमें जो एक्सटर्नल सरफेस है ना यूटेराइन, वो प्योरली एबनॉर्मल होगी, सेफ सेम नहीं होगी। जैसे ये है, ये बाहर वाली जो सरफेस है, तो आप इसके नाम में भी पता चल रहा है, और जो बाइकॉन्वेट होगा ना इसमें एबनॉर्मल होगी, ये बाहर वाली चिपकी हुई होगी, अंदर से तो कॉर्नर गई। हाँ देखो आप, बाइकॉन्वेट के अंदर ये जो बाहर वाली सरफेस है ना, ये फ्लैट रहेगी, ऐसे एलिवेटेड नहीं रहेगी, कॉन्वेक्स नहीं रहेगी, ये ऐसे कॉन्वेक्स नहीं रहने वाली है। तो एक कॉर्नर है उसमें दिक्कत नहीं है, एक ही कॉर्नर बन रहा है, उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं। तो बाइकॉन्वेट का मतलब तो हो गया कि बाहर वाली सरफेस है वो एबनॉर्मल रहेगी। डाइडेल्स में तो दूसरे दो पार्ट ही है पूरे, क्या दिखा देखो डाइडेल्स में, हाफ 24। आगे बढ़े, लिख लिया आपने, कुछ बोलोगे नहीं? हाँ है, क्या हुआ, कुछ पूछ रहा है? हाँ पूछो पूछो। कौन सा? तू पढ़ाई करता भी है? करता है? क्या कह रहा हूँ मैं, राजवर्धन? है, करता है ना? मैं तो 5 बार बता दूंगा, फिर उसके बाद तुझे कल बताना पड़ेगा पूरा, पूरा A to Z समझा देगा। ठीक है, राजवर्धन कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है, राजवर्धन को समझ में नहीं आया, ये पॉसिबल है? अभी मैं समझाऊंगा ना। क्या हुआ? ये भी समझ में नहीं आया, हाँ क्या लिखा है? चुप रहो 1 मिनट। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ, जैसे टोटल प्रेगनेंसी कितने वीक की होती है? 40। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेट 20 वीक तक 100% जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा और